गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को उससे लाभ प्राप्त हो सके और जितने भी पीटी फैक्ट आप लोग एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम उससे भी रिलेटेड टॉपिक को नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पीटी फैक्ट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 शासन प्रशासन से ये टॉपिक आपको पूछ सकता है और अगर बीपीएससी की बात की जाए तो आपको जीएस पेपर 2 में आपको शासन प्रशासन जो आएगा उस वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। उसे ध्यान रखिएगा, जहाँ पर यह जो सीबीआई की जांच है, जांच प्रक्रिया से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। मैंने आप लोग को कल पेपर जब अपलोड किया था दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का की नोट्स, तो उसमें इस समिति के बारे में अच्छे से विस्तृत चर्चा कर दिया हूं। तो आप लोग क्या करना है, जाके समिति के संदर्भ में चर्चा देख लेना है। किसकी? आपको जो रेलवे जो समितियां हैं उसके बारे में, रेलवे प्राधिकरण है उसके बारे में सभी संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग का जो अपडेट है वो क्लियर हो चुके और जो टॉपिक से संबंधित जो भी संबंधित आपको प्रॉब्लम है वो क्लियर आउट हो चुके। अब है सीबीआई किनके निदेशक में स्पेशल क्राइम, जो संयुक्त निदेशक स्पेशल क्राइम है विप्लव कुमार चौधरी की अगुवाई में 6 सदस्यीय टीम सीबीआई जांच रेलवे अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में अपना पहुंचे हैं और वहां पर पड़ताल आरंभ किया। और देखिए आने वाले समय में क्या तथ्य सामने आते, तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया जिसमें आपको यहाँ पर इस एफआईआर की धाराओं को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें 5 साल वर्ष के कैद की सजा का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम आपको ध्यान रखिएगा सीबीआई जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आईपीसी की धारा 337, 338 और 304 ए को लापरवाही में मौत का मामला के संदर्भित दर्ज करने का प्रयास कर रही है और 34 धारा 34 के तहत आपको पूर्व नियोजित योजना के तहत तहत सम्मान उद्देश्य से लगाई गई धाराएं शामिल की है। अब इसके रेलवे अधिनियम 19 की धारा जो है 19 उसके तहत 153 के तहत यात्रियों के जान जोखिम में डालने वाले गैर कानूनी और लापरवाही भरी गतिविधियों के धारा 154 और 175 तक भी आपको एफआईआर दर्ज की। तो इस धारा को थोड़ा सा क्या करना, एक बार की नोट्स रख लीजिएगा कि काम देगा कभी आने वाले समय में। तो इसको काफ़ी काफ़ी चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ आगे बात की गई है लूप लाइन में कुछ इशू था, तो आप लोग को स्वचालित जो ग्रीन सिग्नल का डाटा से संबंधित बातें हैं वो सब अब आप लोगों के एग्जाम उपयोगी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू पर्पज से आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा सकती है। रीज़न उसके पीछे है कि इसके संदर्भ को रेलवे सुरक्षा से संबंधित संदर्भ को जरूर पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे को सुरक्षित सफ़र बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। उसमें तकनीकी पक्ष में आपको वो उत्तर देना है, जिसको मैंने की पॉइंट जो बन दिया हूँ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का युक्ति आईएएस के ऐप पर, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। हाँ आज जो लोगों ने पैक नहीं परचेज किया, परचेज जरूर पैक कीजिएगा। आप लोग को उसमें रेगुलर जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है आपको अपडेट किए जाते हैं। साथ ही साथ जो टेस्ट लिया जा रहा है वीकली दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम उसी के साथ अटैच है, तो आप उसे जाके युक्ति इस ऐप पर देख सकते हैं। उसका लाभ लीजिए, अधिकतम लाभ लीजिए। बहुत सफल प्रोग्राम ये होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि इसके बहुत से प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिख रहे हैं। जो भी विगत कुछ एग्जाम हुए हैं जब से स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, बहुत से प्रश्न देखने को मिले। यूपीएससी का प्रश्न पिछला मेंस का हो या इस बार की बीपीएससी 2 एग्ज़ाम ली थी मेंस का, उसका भी प्रश्न अगर आपको देखना, यूपी पीसीएस का मेंस हुआ था उसमें भी इसके प्रश्न देखने को मिले थे। तो आप लोग एक बार जाके विजिट करके देखिए कि क्या चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। भारत के रक्षा साथ मजबूत करेगा जर्मनी। मैं आप लोगों को बताया था ना, केंद्र धुरी भारत हो रहा है जल्द से जल्द हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो देखिए बात यहाँ समझने वाली ज़रूरतें हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। मैंने की नोट्स में से ऐड किया हूँ, जाकर आप उसे देखिएगा। बस यहाँ समझ लीजिए कि हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है
या दक्षिण पूर्व एशिया इसको बना लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया बना लीजिए और इधर अमेरिका को साइड में डाल दीजिए। ठीक, यहाँ का जो क्षेत्र है टोटल हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है ना। और चीन यहाँ भाई साहब हमारे बगल में है। तो चीन क्या करता है, अपनी आक्रामक नीति के तहत इन देशों को अपने इन क्षेत्रों में, हिंद प्रशांत क्षेत्रों में अपनी नीतियों को लागू करना चाहता है, जिसके प्रति उत्तर में क्या है कि अमेरिका इसके और जो नीतियां हैं, समुद्री नीतियां, उसके खिलाफ अपने संगठित कर रहा है। जापान उसमें साथ है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ है, और भारत को लेकर इस संदर्भ में चीज़ों को काउंटर के रूप में इसे उपयोग करना चाहता, ताकि चीन की जो नीति है उसका प्रत्युत्तर तैयार किया जा सके। अब इस दौरान बहुत सी चीज़ें केंद्र बिंदु में भारत आ जाता है। तो सबसे इस क्षेत्र में सबसे सहयोगी और विश्वसनीय मित्र इन राष्ट्रों का कौन हो सकता है, भारत ही होगा। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रोथ रेटिंग वाला देश भी बन गया है। हाल के आंकड़ों के मार्गन का रिपोर्ट ले लीजिए, बहुत से रिपोर्ट के आधार पर। तो विश्व के जितने भी हथियार निर्यातक देश है, या तो इस प्रकार के जो अमेरिकी हितों के संदर्भित कार्य कर रहे हैं, नाटो संबंधित देश हैं, या इस प्रकार से जो भी है, जो इस अवसर में अपना लाभ देखना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में जर्मनी भी आप आगे आ गया। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा रक्षा मंत्री आए थे, उनके द्वारा सब बातें की गई थी। अब देखिए यहाँ जर्मनी के आपके डेलीगेशन आए हुए हैं, जहाँ पर खुलकर जर्मनी अब खुलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में गतिविधियों में मद्देनजर भारत के रक्षा संबंधों के मजबूत बनाने की वकालत करता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आपको आए हैं भारत के दौरे पर। तो ध्यान रखिए इनके द्वारा क्या किया, रक्षा संबंधों को लेकर बेहतर आपको मीटिंग करने का प्रयास किया गया, और कुछ बातों को कहा है कि हम भारत के साथ वैसा ही संबंध बनाना चाहते जैसा अभी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है। तो ध्यान रखिएगा, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ जर्मनी के रक्षा संबंध बेहतर पॉजिटिव रिस्पांस के साथ चल रहे हैं। तो इसी को समानांतर तुल से क्या करा, जैसे भारत इन राष्ट्रों के साथ अपने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्वाड जैसे चतुर्थराष्ट्रीय संगठनों का संयोजन करता है, उसी तरह जर्मनी भी चाहता है कि भारत हमसे भी कुछ इस प्रकार के सहयोग को आगे बढ़ाए और हम हमारे साथ रिश्ते, हालांकि जर्मनी के साथ हमारे जो व्यापारिक है द्विपक्षीय व्यापार, वो उस संदर्भ में बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करता है। ध्यान रखिएगा इसके लिए, देखिए जर्मनी को ध्यान में रखकर मेंस ओरिएंट चीज़ें नहीं बनाई जा सकती है। बस यहाँ से प्रश्न आपको हिंद प्रशांत महासागर के बदलते स्वरूप को लेकर होता है। तो आपको मैं की नोट्स ऐड कर दूंगा, उसमें कुछ प्रश्न आपको ऐड करवा दूंगा, ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, उस प्रश्न का आंसर राइटिंग कीजिएगा। जैसे एक प्रश्न आप लोग लिखिए, उस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। 1 सेकेंड मुझे होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए एक प्रश्न लिखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र से। क्वेश्चन यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारतीय दृष्टि से अहम रणनीतिक स्थिति को स्पष्ट करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? एक बार प्रश्न और सुन लीजिए आप लोग कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भारतीय दृष्टि से अहम रणनीतिक स्थिति को स्पष्ट करती है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? तो आप इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहाँ देना है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में आप शेयर कर सकते हैं, या तो कम्युनिकेशन ग्रुप में है वहाँ शेयर कर सकते हैं। बीपीएससी आंसर राइटिंग वाले स्टूडेंट भी इसको शेयर कीजिएगा। यूपीएससी जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में लोग शामिल हैं वो भी शेयर करना है, युक्ति आईएएस का ऐप पर जाकर कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग 10 PM तक भेज दीजिएगा, ताकि उसके रिव्यू मैं कर सकूं, और जो लास्ट रिव्यू आप लोग PDF सेंड किए हैं उसे मैं जल्द ही शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। भारत में जीवंत लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाकर देखिए, द्विपक्षीय संबंध में टॉपिक आएगा। और अमेरिका में हाल ही में लौटे जो वहाँ के व्हाइट हाउस प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बातें की जा रही है। ध्यान रखिएगा
उनसे एक सवाल पाकिस्तानी पत्रिका के द्वारा पूछा गया कि क्या भारत के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में आपके विचार क्या है। वहाँ हालात हालात के संदर्भ में कुछ कांग्रेस से जो राहुल गांधी हैं उनके विचारों को वहाँ पर उनके द्वारा रखा गया था पाकिस्तानी मूल के पत्रकार के द्वारा। तो जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो समन्वयक हैं उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर आपको देखनी है लोकतंत्र तो दिल्ली जाइए, जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण पेश वहाँ हो रहा है, वहाँ पर जाकर देखनी चाहिए आप लोगों को। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का जमकर प्रशंसा किया गया। साथ ही ध्यान रखिए भारत के प्रति अमेरिका के सकारात्मक रवैये का एक कदम एकदम क्या कहा बोला गया, स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए कभी शर्माते नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी की यह यात्रा, जो भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, और जो बाइडेन ने जापानी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री का जो अमेरिकी दौरा उसकी प्रशंसा की थी और वेलकम के लिए उत्सुकता जाहिर की थी। तो इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीज़ों के बायलैटरल जो चीज़ें होती है स्पष्ट हो गई थी कि अमेरिका अब क्या चाह रहा है। उसके साथ द्विपक्षीय संबंध को महत्वपूर्ण कदम बताने का प्रयास कर रहा है। और 22 जून को देखना होगा कि भारतीय संदर्भ में उसकी क्या क्या रूपरेखा उभर कर सामने आ रही। भारत और अमेरिका जो रिश्ते हैं उसकी रूपरेखा क्या सामने आती है, जिसमें 22 जून को इंतजार रहेगा विश्व को, पूरे विश्व को, क्योंकि उस दिन तय हो जाएगा कि भारतीय दृष्टिकोण क्या है। भारतीय भी दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया गया इस मुद्दे पर, जो अमेरिका बोल रहा है, कह रहा है बार बार इस सब चीज़ों को लेकर। तो क्या भारत, यहाँ समझने वाली बात होगी, 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहला कि भारत को रूस के साथ जो उसके पिछले विगत संबंध है उसको भी ध्यान रखना है। दूसरा कि अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य राष्ट्र की प्रभुसत्ता को यहाँ कायम नहीं कर देने की स्थिति को भी बनाए रखना है, ताकि उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में जो भारत के संदर्भ में नीतियाँ जो बनती है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और हम विदेशी संप्रभुता में किसी दूसरे देश की हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भी बनाए रखने की चुनौती होगी। तीसरा सबसे बड़ा चुनौती ध्यान रखिएगा, तीसरी चुनौती की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस संदर्भ में कि एक लोकोक्ति चलता है अमेरिका को लेकर कि यह ऐसा है जिसने किसी को छोड़ा नहीं है, जिसे इसने ठगा नहीं है, जिसने जिसने किसी को ठगा नहीं हो, ऐसा कॉन्सेप्ट इसके साथ चलता है। अर्थात कहने का मतलब विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसको अपनी रणनीतिक और द्विपक्षीय संबंध में अमेरिका ने उससे ठगा नहीं है। कहने का मतलब जब अवसर आता है तो राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेश नीति में अमेरिकी संप्रभुता सर्वोपरि स्वयं को दिखाता है, अर्थात अमेरिकी हित सर्वोपरि है। तो इस संदर्भ कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि अमेरिका अपने हितों को प्रमुखता देता है, तो हमें उतना ही रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए जितनी आवश्यकता हमें है, क्योंकि हम रूस के साथ जो पिछले विगत कई वर्षों से संबंध स्थापित किए हुए हैं, अपनी लोकतांत्रिक छवि बनाए हुए हैं तथा अपने विदेश नीतियों में एक उदार नीति को कायम किए हुए, उसकी छवि को धूमिल नहीं होनी चाहिए। ये सब स्थितियां जो है यह 22 जून को आपको स्पष्ट होगा कि वर्तमान में जो भारत और अमेरिका के बदलते रिश्ते कैसे उसे आने वाले समय में उसे समझा जाए, उसका आकलन किया जाए, इस संदर्भ में चीज़ों को देखा जाएगा। तो हालांकि इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में वेट करेंगे, देखने को प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखिए 2000 पैक्स को मिलेगी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति। अब मैंने पैक्स के बारे में हाल ही में चर्चा किया हूँ, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही चर्चा किया हूँ। तो आप लोग इसे की नोट्स को देख लीजिएगा अच्छे से, जाके ऐप पर अपलोड है यूपीआई के ऐप पर, तो उसे जाके देख लीजिएगा। अब स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और पैक्स से संबंधित मुद्दे में आप लोगों को जीएस पेपर अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना के संदर्भ प्रश्न पूछा जा सकता है। अब समझने को प्रयास यह कीजिएगा कि जन औषधि केंद्र है क्या। तो ध्यान रखिएगा कि जन औषधि केंद्र वो केंद्र होता है, वो मेडिकल शॉप होता है जहाँ पर जो दवाएं होती हैं उनकी जेनरिक दवाओं को रखा जाता है।
रीजन यहाँ पर कि यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कम आय वाले लोग हैं उनको बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने की एक शॉपकीपर खोलना है, जिसके आधार पर उन्हें उच्चतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। अब ध्यान यहाँ रखिएगा कि ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि जो केंद्र होते हैं उसको 50 से 90% तक कम कीमत होती है। मान लीजिए कोई दवा वहां पर आपको 500 में मिल रहा है तो इसका 90% कम आपको रेट पर जन औषधि केंद्र पर दवा प्राप्त होगा, क्योंकि वो जेनरिक प्रकार की होती है, इस ब्रांडेड कंपनी की नहीं होती है। दोनों का समान ही कार्य रहता है। मान लीजिए जो फॉर्मेशन बनाने में एक पैरासीटामोल के ब्रांडेड कंपनी का मूल्य अगर पड़ रहा है 20 रुपया एक गोली का दाम, ठीक ना, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को उसके ब्रांड वैल्यू के आधार पर भी तय होता है, पर उसमें कम्युनिकेशन जो मिलाया गया है बनाने के लिए ABCD, वो जेनरिक जो ये दवा होती है जेनरिक दवा होती है उसमें भी सेम होता है, बस ब्रांड कंपनी इसके नहीं बनाती है, ठीक ना। लिस्टेड ये भी कंपनी होती है, ऐसा नहीं कि अनलिस्टेड कंपनी होती है, यह भी भारतीय सरकार के संबद्ध संस्था से लिस्टेड कंपनी होती है, पर अंतर बस ये होता है ब्रांड वैल्यू का कमी होता है कि मान ली इस ब्रांड वैल्यू का, मान ली पूना वाले कंपनी जो है वो बनाएगी कोई दवा तो बहुत महंगी आएगी, तो ऐसे ही लुप्किन बनाएगी तो बहुत लंबी आएगी, सिप्ला बनाएगी तो बहुत महंगी दवा आएगी। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर दवा का जो फंक्शन है काम करने का, जो किसी बीमारी के लिए काम करेगा, दोनों दवाएं सेम करेगी, बस अंतर यह है कि ब्रांड वैल्यू की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आप जो आम लोग हैं, आम लोग जो है जो महंगे दवा खरीदने से नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके मोटे जेब खर्च हो जाता है, तो इस समस्या दूर करने के लिए जन औषधि केंद्र खोला गया था। तो अब इसे क्या किया गया कि और भी इसे डिस्क्लोज करने के लिए, जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दिया जा रहा है कि आप भी इसको बढ़ाइए, अपने स्तर पर 2000 प्राथमिक कृषि समितियों को दिया जाएगा कि जन औषधि केंद्र की दवाएं खोली जाए। और ध्यान रखिएगा इसके साथ ही साथ कुछ चीजें और भी स्पष्ट हुआ है कि देश भर में अब तक लगभग 9400 अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसमें 1800 से अधिक तरह की दवाएं उपलब्ध हैं और 285 अन्य मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं। अब याद रखिएगा जो जन औषधि खोलने के जो मापदंड होता है, व्यक्ति को केवल डी फार्मा या बी फार्मा का सर्टिफिकेट चाहिए, वो प्राप्त हो, यानी डी फार्मा और बी फार्मा होना चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति के पास यह नहीं है पर एनजीओ के थ्रू क्या करता है, स्वयं पात्रता नहीं है तो एनजीओ के थ्रू, संगठन के थ्रू या किसी धार्मिक संगठन के थ्रू अस्पताल आवेदन के लिए बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है और एक केंद्र खोल सकता है। तो एक बहुत बेहतर अवसर आपको क्या देता है, बेहतर आपको रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है कि बहुत इजी प्रोसेस से यह जन औषधि केंद्र खोला जा सकता है। तो इसके लिए आपको चीज़ों को ध्यान रखना, और पैक्स के बारे में पिछले ही चर्चा कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा इसे एक्टिव मोड में आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पानी की गुणवत्ता जांचने में भी पिछड़े बंगाल, राजस्थान और झारखंड राज्य। यह आप लोग को यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, 2 और 3 में, शासन प्रशासन जल गुणवत्ता के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा बंगाल, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में क्या हुआ है कि जल जीवन मिशन आप लोग को याद होगा, तो बताइएगा क्वेश्चन में, पीटी फैक्ट क्वेश्चन में, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई, किस जिले से की गई और किस वर्ष की गई, ठीक है ना, किस वर्ष की गई, किस मंत्रालय के तहत की जाती है और इसका लक्ष्य क्या है, ये सब सारे चीज़ों का तथ्य आप पीटी फैक्ट के तौर पर बता दीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए 2024 तक सभी ग्रामीण नल में पेयजल की आपूर्ति लक्ष्य को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय का जल जीवन मिशन के तहत डैशबोर्ड पाया, जिसमें 24 घंटे में एक और उत्तर प्रदेश में 51,000 से अधिक नए टैप वाटर अर्थात नए नल लगाए जा रहे हैं, कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं बंगाल में यह संख्या 1000 से भी कम है। इसी अवधि में पूरे देश में आपको 1.1 लाख कनेक्शन दिए गए। लिहाज से उत्तर प्रदेश हर दिन प्रत्येक पूरे देश में आधे से अधिक कनेक्शन दे रहा है। तो सोच के देखिए पूरा भारत में जितनी उपलब्धि इसमें हासिल नहीं की जा रही उतना उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो समझने की बात है कि और स्टेट कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छ जल सुरक्षा के समग्र रैंकिंग में झारखंड 28वें स्थान पर है। ये सब पीटी फैक्ट प्रश्न है, पूछा जाता है। बंगाल 29वें स्थान पर है, बिहार 31वें स्थान पर, राजस्थान 33वें स्थान पर है। वहीं बिहार में टेप वाटर कनेक्शन देने में
95% कवरेज का दावा किया गया कि हम 95% दे दिए हैं, पर आंकड़े कुछ और जमीनी स्तर पर दे रहा है, बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आप देखे होंगे बिहार में बहुत जगह, मैं भी पर्सनली देखा हूं कि बहुत जगह घर के आगे है ना, पाइप लगा दिया गया पर नल की व्यवस्था नहीं दी गई। तो क्या वो नल टैप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखिएगा, ऐसे कितने नल है, घर है जहां पर नल का कनेक्शन तो दे दिया गया है पर नल ही नहीं दिया गया, उसे ओपन ही नहीं किया गया। पाइप तो दे दिया गया है निकाल के, पर उसको नल नहीं दिया गया। मैं ही कई दफा देखा हूँ। तो ये आंकड़ों का खेल कहीं ना कहीं हुआ होगा, जिसका कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आए हैं वो स्पष्ट कर रहा है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर कोई कोई अनियमितता अपनाया हुई है किसी भी स्तर पर, उसे आपको सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जल, स्वच्छ जल पेय प्राप्त होने का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत आपको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर सरकार का ये प्रथम दायित्व होता बनता है कि आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में राज्य की सभी एजेंसी व्यक्ति को सहयोग करें, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य का ये कर्तव्य नहीं है। तो जो भी लोग इसे क्या कर रहे हैं, सही तरीके से लागू नहीं कर रहे, उन पर थोड़ा सा सख्ती से कार्य करने की जरूरत है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी तरह स्रोत में पानी की जांच, गांव स्तर पर पानी का परीक्षण और स्कूल में परीक्षण इत्यादि में भी यह पिछड़ गए हैं राज्य। ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में झारखंड, बंगाल, बिहार और राजस्थान सबसे निचले स्तर पर भी है। और राष्ट्रीय स्तर पर 74.46% गाँव में पानी की टेस्टिंग की गई, जबकि बिहार में केवल 26.12%। वहीं राजस्थान की बात की जाए 40%, बंगाल 48%, झारखंड 50%। यानी झारखंड की स्थिति सही है, पर और भी आंकड़े आपको होने चाहिए थे, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकड़ा लिया जाता है, पर राज्य के स्तर पर आंकड़े सही होने चाहिए, तभी तो केंद्र के स्तर पर होंगे। तो यहाँ पर राज्यों को सहयोग करना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि और भी बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर अगर 50.83% है बैक्टीरिया का पता लगा स्रोतों का पानी परीक्षण में, तो वहीं बिहार में 5.76% है, बंगाल 19.6% है। तो हर जगह देख रहे हैं बिहार की स्थिति थोड़ा सा नाजुक बनी हुई है, जिसको सुधार करने की जरूरत है। हाल ही में बहुत से प्रश्न बिहार सरकार पर उठाए जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसका परिणाम आपको दुखद हो रहा है। जैसे आप रेलवे, आपको हाल ही में पुल का गिर जाना, दो पुल का गिर जाना, जिसमें 1700 करोड़ से अधिक की लागत लगी है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के जो निगरानी तंत्र है वो कमजोर दिख रहा है। हाल ही में देख रहे होंगे बहुत से आपको तथ्यों को लेकर किया गया है विरोध प्रदर्शन, जिसमें आप शिक्षा को लेकर किया गया, आंकड़े आए थे, अब पेयजल को लेकर भी है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा सरकार को सोचनी चाहिए। देखिए, एब्सोल्यूट प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। कुछ चीजें राजनीति से दूर रखनी चाहिए, कुछ चीजें राजनीति से दूर रखनी चाहिए। आपके राजनीति हित कुछ और हो सकते हैं, पर राज्य की जवाबदेही जो तय की गई है संविधान के द्वारा, उसे पालन करने में संबद्ध एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए, जरूरी है। अब नेक्स्ट है 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े जाएंगे 1 करोड़ नए परिवार। तो परिवार दो जोड़े जाएंगे, तो चलिए पीटी फैक्ट के तौर पर पहले ये बताइए मुझे कि ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई, किस मंत्रालय के तहत की गई, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि स्वयं सहायता समूहों की संख्या इसमें कितनी है जो आपको आने वाले टारगेट को पूरा कर रहा है। तो लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब चीजें पीटी फैक्ट के तौर पर बताइएगा, तो इसे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, और कुछ अपने स्तर पर भी किया कीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे रिजल्ट आउटपुट प्राप्त कर सके। देखिए, मैं केस स्टडी बार बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, तो देखिए केस स्टडी का असर क्या है। मैं आपको कल ही बताया था, कल नहीं परसों, किस दिन बताया था रेलवे दुर्घटना के बारे में, कल के ही क्लास में शायद बताया हूँ ना, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। जो रेल दुर्घटना का रिसर्च आया था उसमें हम लोग बात किए थे रेल, मानसी रेल और दुर्घटना, और जो आपको घटना हुई उड़ीसा में उसकी बात की थी, और कुछ रेल प्रशासन तकनीकी एजेंसियों के बारे में बात की थी। तो मैंने वहाँ पे एक बात बोला था कि अगर मानसिक घटना से हम लोग सीख लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे रेल प्रशासन को करना है, या अन्य ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसके आधार पर उसके केस स्टडी को रिसर्च करनी चाहिए।
हमारी रिसर्च टीम को, रेलवे मंत्रालय के रिसर्च टीम को हर घटना के बाद एक कमेटी गठित करनी चाहिए, जिसके आधार पर अन्य क्षेत्रों में इसका प्रशासन किया जा सके कि अमुक, मान लीजिए कोई घटना होता है, उसका ड्रॉबैक क्या था जिसके कारण से आपको ये घटना है, उसका हम लोग फीडबैक कैसे हम लोग ले, उसको कैसे सुधारे कि अन्य के जगह ऐसे अन्य कोई घटना नहीं हो सके। तो देखिए, अगर लखनऊ का हम लोग केस स्टडी किया रहता रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, तो ये जो बालेश्वर ट्रेन हादसा हुआ, या तो नहीं होता या न के बराबर उसकी क्षति होती। अगर होता भी तो देखिए होता क्या कि केस स्टडी को बेहतर तरीके से अगर नहीं रिसर्च करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका परिणाम यही होता है कि जहाँ पर इतने लोगों की जान और इतने लोग घायल हो जाते हैं। देखिए क्या हुआ था, सेम पैटर्न पर लखनऊ में 27 जनवरी 2023 को चारबाग स्टेशन पर सिग्नल क्या हुआ था, केबल कट गई थी, जिसके बाद सिग्नल मेंटेनेंस ने उसके गलत तरीके से जोड़ दिया। इससे सिग्नल तकनीकी खराबी आ गई और क्या हुआ कि जो मामला जैसी घटनाएं आपको इस उड़ीसा वाले घटनाक्रम में देखी, सेम पैटर्न आपको यहाँ लखनऊ में हुई थी। तो उस दौरान रेलवे सिग्नल को का ठेका लेने वाली कंपनी खुद काम नहीं करती थी। रेलवे 3 कंपनी में काम गुणवत्ता न होने कारण ब्लैक लिस्ट कर दी। तो क्या किया कंपनी, रेलवे बोर्ड ने तो ब्लैक लिस्ट कर दिया कंपनी को, पर उससे संबंधित जो स्थिति थी, केस थी, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया हर हर जोनल में, हर जोन में अगर फॉरवर्ड कर देती उसके रिसर्च को, तो कम से कम जोनल मैनेजर, जोनल स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने क्षेत्रीय स्टेशन पर भेजते। तो इससे यह है कि सभी व्यक्ति विशेष तक यह जानकारी होती कि अगर ऐसी घटना होती है, किसी प्रकार का लूप होल कटता है, तो हम उसे कैसे ठीक कर पाएंगे। तो अगर यह व्यवस्था की जाती तो शायद ही ऐसी कोई घटना हो पाती। तो देखिए क्या होता है कि अगर शासन प्रशासन बेहतर करना है ना, तो इतने हल्के में हर चीज को नहीं लेना है। केवल ब्लैकलिस्ट कर देने से किसी कंपनी को समस्या का निदान हो सकता है? नहीं हो सकता है। यह नजीर जरूर पेश कर सकता है कि आने वाली जो कंपनी जिसको ठेका दिया जाएगा, तो वो प्राथमिक स्तर पर उन गलतियों को करने से रोके, उन गलतियों को दोहराने से या उन गलतियों पर अच्छे से वो काम करेगा जो पिछला कंपनी कर चुका है। तो वो कंपनी के स्तर पर होगा, पर हमें अपने शासन प्रशासन रेलवे के स्तर पर क्या करना चाहिए, सारे अधिकारी कर्मचारियों को उससे केस स्टडी हमें फॉरवर्ड करके उसे थोड़ा सा ज्ञान जरूर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के गलतियां तो अपने स्तर पर वो कुछ ठीक कर पाए ना। अब मान लीजिए एक घटना है, हो रहा है मान लीजिए कहीं भी, और कंपनी है आपको देश के एक कोना, मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना घटित हुआ है। अब यहाँ की कोई कंपनी है, तो क्या ग्राउंड लेवल पर पहुंच पाएगी तुरंत? नहीं, ग्राउंड लेवल पर यहाँ के ही अधिकारी होंगे ना। तो लूप होल अगर कटता है तो यहाँ का अधिकारी प्रशिक्षित नहीं हो तो कैसे ठीक करेंगे। यहाँ समझने वाली जरूरत बात है कि केबल आधारित ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो पॉइंट और सिग्नल को इंटरलॉक करके रखता है। इसे पॉइंट इंटरलॉकिंग पॉइंट जो है, पॉइंट एक क्रॉसिंग कहते हैं, अर्थात पॉइंट का वह हिस्सा होता है जहां पर मेन लाइन लूप लाइन की तरफ पट्टी बदलने की प्रक्रिया। आप लोग देखे होंगे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, पटरी एक ऐसे आ रही है, ठीक, यही रूट का है और ये इस रूट का है, ठीक है, देखे होंगे। आपको देखते होंगे इस रूट से मिलने के लिए एक लूप लाइन बनाया जाता है। इस रूट से मान लीजिए इसलिए जोड़ा जाता है कि किसी आपात स्थिति में अगर यह ट्रैक कहीं आगे आगे डैमेज हो रहा है या कोई कार्य चल रहा है, तो हम इस लूप लाइन से क्या करेंगे, इससे ट्रेन क्रॉस करवा के आगे जाके फिर आगे होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर काम हो रहा है तो आगे कहीं लूप लाइन फिर से बना होगा जहां पर उसे हम कनेक्ट करके इस रूट में भेज सकते हैं। या यही ट्रेन फिर लूप लाइन में आगे होता है, ध्यान रखिएगा, आगे इसी लूप लाइन में जोड़ दिया जाता है। तो ये इंटरलॉकिंग यही काम करता है, इस ट्रेन पर जाती हुई ट्रेन को इधर भेजना इस रूट पर जाते हुए ट्रेन को इधर भेजना और इस ट्रेन के लूप लाइन को जाते हुए इधर भेजना। यह लूप लाइन यह है दोनों, ठीक ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम इस लूप लाइन की तकनीकी खामियां को दूर करने का प्रयास करेंगे तो केस स्टडी पर हम अच्छी फोकस करते तो ये समस्या नहीं होती। अब सोचिए कि ट्रेन इधर से गई और इधर वाला ट्रेन में जाके खड़ी थी ट्रेन, उस पर धक्का मार दिया, फिर पीछे से ट्रेन आती है उस पर चढ़ जाती है, तो कितना खामी था, सोच के देखिए। तो यहाँ पर हमें केस स्टडी पर रिसर्च करने की जरूरत है और उसको अच्छे तरीके से देखने वाली बात है। अब नीचे हम लोग सीधे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ देखिएगा मानसून के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात। तो आज दैनिक आपको सुबह सुबह जायसवाल सर ने करंट अफेयर्स में
चक्रवात जिब्रेल जो बंगाल अरब सागर में खड़ा हो रहा है, जो बांग्लादेश द्वारा नामित चक्रवात वो उसका असर देखने को मिल रहा है। और भी बहुत से कारण जिसके वजह से मानसून में देरी हो रही है। तो पिछला वर्ष 29 मई को मानसून भारत में प्रवेश कर गया था केरल में। तो थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अभी जून चल रहा है, 6 जून चल रहा है। तो अरब में जो चक्रवात आए हुए उसका प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, डेली करंट अफेयर सीरीज में जो क्लास ली जाती है उसमें जाके इसको देख लीजिए, सर वहाँ कवर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। और बिहार झारखंड समेत 5 राज्यों में हीट वेव का एरिया बना हुआ है। और अभी ही बिहार में आपको बिहार मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। बिहार में आपको तेज हवा चलेगी, जहाँ पर हल्की बारिश और क्या कह सकते हैं झंझावात आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हीट वेव भी प्रभाव दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये सब चीज़ें मानसून में देरी क्यों हो रही है ये सब प्रश्न में अभी नहीं पूछता है, अलग मैटर से प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए, भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर है। तो मैंने जो बातें यहाँ की थी ना अभी, जो विदेश मंत्री के दौरे के संदर्भ में, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बस कुछ अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की जो यात्रा किए थे G7 सम्मेलन में, तो इस दौरान मोदी के दौरे, भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को उत्सुकता के साथ व्यक्त कर रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री का आना, कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग साझा तौर पर हम वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, भारत की संसद यानी कांग्रेस, अमेरिकी जो संसद है कांग्रेस, तो 2 बार संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो। इसके साथ साथ भारत रिश्तों को निरंतर आ रही प्रगाढ़ता और गर्मजोशी के संकेत मिल रहे। विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतंत्र के बारे में जो नज़दीकियाँ बदलाव आए हैं अमेरिकी सोच में, उसका भी एक उदाहरण आपको हाल में देखने को मिल गया, जो भारत की जीवंत लोकतंत्र के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, व्हाइट हाउस लोकतंत्र के जीवन गतिशीलता को उदाहरण इसको सीख दी है। अब ये सब बातें की गई है। देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है कि बहुत से पहलू ऐसे हैं जिसके रिश्ते प्रकृति के प्रभावित करना बंद कर दिया है। पहले क्या होता था, भारत अमेरिका रिश्ते ना पाकिस्तान के संदर्भ में आपको चीज़ें स्पष्ट होती थी। पाकिस्तान जैसे विवादित होता, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका वहाँ रहता था, तो मजबूरी था कि वो पाकिस्तान के चीज़ों को थोड़ा सा कोऑपरेट करे। तो हम देखते थे कि भारत दौरे पर अमेरिकी की नीतियाँ कुछ और होता था, और हम पाकिस्तान जाते उसकी नीतियाँ कुछ और हो जाता था, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच संबंध जो होते थे प्रगाढ़ नहीं हो पाते थे। कुछ न कुछ अंश बच जाते थे जो विरोधाभास के होते थे। पर वर्तमान में कुछ वर्षों से यह स्थिति बदली है। जब से अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, तो खुले तौर पर अमेरिका और भारत के संबंध और भी मजबूत हुए हैं, जो आने वाले दिनों में और भी बेहतर होते जाएंगे, ऐसी कल्पना की जा रही है। अब एक चीज देखिएगा, नाटो प्लस में शामिल करने का भारत का पेशकश की जा रही है। ऐसी हो सकती है, पारित हो संसद में। अब देखना यही है कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 22 जून बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा। अगर भारत इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वैश्विक रणनीति के तौर पर, कूटनीति के तौर पर, भू राजनीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग तरीके के हो जाएंगे, जिसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि अब भारत की विदेश नीतियाँ किस रूप से प्रभावित हो रही है। ठीक है, हम लोग उस दिन का वेट करेंगे क्या है नहीं है। और देखिए, भारत अमेरिका के रिश्ते रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बहुत वैश्विक तौर पर बहुत ही चर्चा का रहा, जहां पर भारत अमेरिका को भी बेहतर संतुलन में रख सका, रूस को और यूक्रेन के मुद्दे को भी अच्छे से संतुलित करके रखा। इसकी बात थोड़ा सा हुआ है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है अमूमन कि जो अमेरिका की बात नहीं मानता, उसके नीतियों को नहीं समझता, उसके साथ वो बेहतर रिश्ता करे, कायम करे। तो एक आपको पता है ना, इंडिया के संदर्भ में मैंने आप लोगों को स्पष्ट बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? कि अभी भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की आवश्यकता है अमेरिका को। नहीं तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, अमेरिका इसका वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि उसके पीछे के रीजन लॉजिक उसके अपने होते हैं, राष्ट्रीय हित। क्योंकि उसे लगता है कि विश्व नेतृत्व उसी के हाथ में हो, किसी को डायल्यूट नहीं करे। तो ये समस्या उस देश के साथ है। तो थोड़ा सा हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, जो बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बात की, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बातें की हैं, रक्षा सहयोग में बात की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र देख रहे हैं, वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है। कुल मिलाकर वही है।
जो आपको पिछले कुछ महीनों से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वही चीज़ें यहाँ लिखी गई अमेरिकी भारत रिश्ते के संदर्भ में। और मैंने आप लोग को की नोट्स में पहले ही आपको की नोट्स में आप लोग को शामिल करा दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, तो आप लोग इसे देख लीजिए जाके एक्टिआईएस ऐप पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में। ठीक है, अब है देखिए यहाँ पर प्लास्टिक विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में कुछ बातें आई हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वार्ता जो 175 देशों के द्वारा दुनिया में पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि पहला मसौदा तैयार करके 2024 के अंत तक इसे अलमी जामला पहनाने के लिए बात की जा रही है, प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। और 2022 के 2 मार्च को नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक समझौते का प्रस्ताव रखा गया। तो जैसे पेरिस में बीते दिनों जो हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर अब विश्व को देखने को मिल रहा है, जहाँ प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। तो संबंध देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के क्या किया, प्लास्टिक कचरे के ढेर महफूज रखने के लिए दृष्टि प्रस्तावित संधि महत्वपूर्ण माना और एक गंभीर वैश्विक आपदा इसे समझ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक, और देखिए ये सब चीज़ें तब तक नहीं सफल हो सकती जब तक आम भागीदारी नहीं बढ़े। हमें हर वो चीज़ पर प्लास्टिक को लेबल लगा चुके हैं जहाँ पर हम खाद्य सामग्री से लेकर बड़े बड़े पैकेज हमने निर्मित करते हैं, जहाँ खाद्य से संबंधित खाद्य को सुरक्षित रखना है, उसे खराब होने के लंबे वक्त तक चलने के लिए प्लास्टिक विकल्प होता है, प्लास्टिक के पैकेज रैपर प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए हर स्तर पर हमें सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम विकल्प तलाश कर सकते हैं। देखिए एक विकल्प ऐसे है कि अभी एक जगह मैं देख रहा था एक वीडियो कि रोड का देखिए डाइवर्सन देखते हैं, रोड मान लीजिए कहीं से मुड़ी रहती है ऊंची ऊंचाई पर, तो उसके किनारे किनारे पहले क्या होता था, ऐसे आप लोग को दिया रहता था, आपको लोहे का या आपको चतरे चदरे का क्या दिया जाता था, एक आपको रोड ड्राइवर दिया जाता, ताकि जो गाड़ी इसमें से आ रही है तेज गति से, इस अगर इस अनबैलेंस होते तो इससे टकरा के फिर मुड़ जाए या तो वो सुरक्षित रह जाए। तो मैं देख रहा था कि हाल ही में एक भारतीय जो सड़क प्राधिकरण है उसके द्वारा एक रिसर्च किया गया, जिसमें इस ड्राइवर के जगह पर जो वहाँ पर बम्बू अर्थात बांस के ड्राइवर लगाए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा सेफ्टी ड्राइवर, ध्यान रखिएगा। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, हम एक विकल्प तलाश लिए हैं कि इसके जगह टीन या लोहे के जगह हम, क्योंकि इससे क्षति भी ज़्यादा होती थी कि कोई गाड़ी अगर अनबैलेंस होकर आती है तो इससे ज़्यादा जोरदार तरीके से टकराती थी, जिससे व्यक्ति विशेष गाड़ी विशेष को क्षति पहुँचती थी, पर उसकी गति कम नहीं हो पाती थी। ज़्यादा मान लीजिए ठोस गाड़ी वस्तु से कोई टकराएगा तो ज़्यादा भी तेज गति वाले को ही ना दिक्कत होगी, पर बम्बू वाले में इशू यह होगा कि बम्बू उसके अपेक्षा जरूर कमजोर होगी, पर ध्यान रखिएगा उसके क्षति के स्तर को कम कर देगी, क्षति के स्तर को कमजोर कर देगी। तो ये आने वाले समय में ऐसे ही विकल्प हमको प्लास्टिक में भी निकालने होंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक विकल्प हम नहीं निकालेंगे कि हमको इसके जो प्लास्टिक आइटम जो सुरक्षित रखता है खाद्य पदार्थ को, क्योंकि देखिए ये जनजीवन के लिए उपयोगी साधन के तौर पर उपयोग किया जाता है। अब कोई भी बाजार हाट जाता है या तो इस प्रकार से लोग जाते हैं तो व्यवहारिक स्तर पर ये होता है कि छोटे बैग लेकर चलता है। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे कि हमें अन्य विकल्प लेकर चलना है, प्लास्टिक के बैग नहीं होंगे। भारत में प्लास्टिक तो बैन है, फिर भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे, वो प्लास्टिक के स्तर अलग हो, अलग मैटर है, पर वो बिक तो रहे हैं ना। जब तक हम पूरे सिस्टम से प्लास्टिक नहीं हटा लेंगे तब तक यह कॉन्सेप्ट सही धरातल पर नहीं उतर पाएगा। तो हमें जन जागरूकता अभियान भी चलानी चाहिए साथ में सब जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है वो भी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए परस्पर हैंड टू हैंड हमें सहयोग करने की जरूरत है। बाकी आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखी उसे देख लीजिएगा। देखिएगा, दुर्लभ खनिजों का भंडार ई कचरा, ध्यान रखिएगा। इससे पहले सेम टू सेम यही चीज़ है ना, कुछ महीने पहले आपको आई थी खनिज, दुर्लभ खनिज में ई कचरा में जो आपको महत्वपूर्ण खनिज होता है उसके बारे में। तो ये चीज़ आंकड़े को अच्छे से आप लोग आज उतारिएगा, बहुत बेहतर आंकड़ा दिया गया। अगर इससे संदर्भ जो भी आंकड़े आज दिए हुए हैं अगर उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं तो संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा, वो पीटी का हो या मेंस का हो, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि उत्खनन की स्थिति में द्विपक्षीय साझेदारी पर जोर देने की बात की जा रही है। तो क्यों, लिथियम की बात लगातार होती है। हम भारत जो अभी भी लिथियम में नगण्य उत्पादन करते हैं, न के बराबर, हालांकि 2-3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां पर उत्पादन
किया जा सकता है, पर उसके लिए रिसर्च चल रही है। तो ध्यान रखिएगा 2021-22 में लिथियम के आयरन बैटरी आयात देश भर में 8984 करोड़ रुपया के किया गया। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जम्मू के रियासी जिले में लिथियम को 59 लाख टन भंडार सबूत मिले हैं। वहीं कर्नाटक के मंडाया जिले में 1600 टन आपको लिथियम भंडार प्राप्त हुए। अगर हम इसे कर लेते हैं बेहतर तरीके से तो भारत निर्यातक देशों में शामिल हो जाएगा, लिथियम निर्यातक देशों में। तो जल्दी R&D इस पर समाप्त करने की जरूरत होगी। वही सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम वैश्विक भंडार का 36% किस देश के पास है? चिली के पास है, चिली देश जो है, और 24% ऑस्ट्रेलिया के पास है, 10% अर्जेंटीना के पास है। तो चलिए, चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, उसका लोकेशन आप लोग बताइएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसलिए मैं पूछ लिया, चर्चा में हमेशा रहता है अर्जेंटीना। अब देखिएगा इसके अतिरिक्त बहुत सी चुनौतियां हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करें। कांगो ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट के उत्खनन की गति में आपको 48% ऑस्ट्रेलिया, 18% क्यूबा, 18% ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा का 7% हिस्सेदारी है, जबकि कांगो 48% है कोबाल्ट में। भारत में नगण्य होता है। जो गैस टरबाइन, रॉकेट इंजन, लिथियम आयरन बैटरी, स्टेनलेस स्टील, विद्युत चुंबकीय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण कोबाल्ट है जिसका हम लोग रणनीतिक उत्खनन नहीं कर पाते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, अन्य राष्ट्रों पर निर्भर है। सिर्फ उड़ीसा के पास देश में पाए जाने निकल का 93% रिजर्व है। झारखंड, नागालैंड में 3% है। तो ध्यान रखिएगा भारत के सामने निकल उत्पादन से जुड़ी तकनीकी अभाव एक बड़ी समस्या है, और यह भी कहीं ना कहीं हमें उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो स्टैंडर्ड जो खनिज होते हैं उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इस पर काम करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया 21% उत्पादन करता है, क्षमता रखते हैं वैश्विक उत्पादन में। बहुत से आंकड़े आज दिए गए हैं, सभी अंडरलाइन किए हुए आंकड़े हैं। उसको आप लोग क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक ना। रैंक यहाँ कर लीजिएगा, रैंक एक भारत का रैंक, एक विश्व का रैंक। उत्पादन किस चीज का हो रहा है, खनिज उत्पादन का, तो यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, एक तरफ भारत का, एक तरफ विश्व का रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में कौन राज्य है उसका रैंक लिख लीजिएगा, विश्व में कौन कर रहा है उसका नाम लिख लीजिएगा। यहीं से आपका जितना खनिज उत्पादन का है, महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन, उसकी सूची मिल जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें भी बहुत से खनिज का उत्पादन दिया गया, उसका भी नाम, जैसे नए जमाने के ऊर्जा खनिज दो प्रकार के बांटे गए, एक लिथियम और दूसरा लिथियम खनिज और दूसरा लिथियम कोबाल्ट निकल ग्रेफाइट। तो यह महत्वपूर्ण आपको औद्योगिक खनिज माने जाते हैं, जिसमें 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जिसमें नयोडियम, पोजोनियम, डिस्पोसियम, टेर्बिनियम, सब जो नाम दिए गए हैं उसको लिस्टेड कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा बेहतर तरीके से। अब इन सब चीज़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए कॉपर और ई वाहनों में लिथियम, सोलर पैनल, सिलिकॉन और विंड टरबाइन में जिंक की मांग पूरी होती है। इस तरह से हम लोग को स्ट्रेटजी जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको हमको प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। अब इसी के साथ साथ बहुत सी चर्चा और भी की गई है। देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया जी, ई कचरे से जो हमें प्राप्त होता है लगभग 6900 करोड़ रुपए का सोना हासिल किया जा सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, पैलेडियम जैसी महंगी धातु ई कबाड़ में अच्छी स्रोत है। जो हम लोग ई कबाड़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंक देते हैं जिधर तिधर, उसका बेहतर निष्पादन नहीं कर पाते, तो हमें लगभग प्रत्येक वर्ष ध्यान रखें शहरी ई कचरे से लगभग 1700 कितना है 1700 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, 7000 प्राप्त हो सकते हैं। इन सब चीज़ों आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, ये कम राशि नहीं होता है। तो इसे 7000 रुपया मान लीजिए आप, कहीं ना कहीं क्या होगा, बेहतर विकल्प हमें देगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक ना। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं कवर कर दिया हूँ। एक और न्यूज है जिसे आप लोग देखिएगा पीटी फैक्ट के तौर, कहाँ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति आपको सूरीनाम की यात्रा पर हैं, वहाँ पर उनको नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उस नाम को याद रखिएगा। और इनकी पहली आधिकारिक राष्ट्रपति बनने के बाद आधिकारिक यात्रा है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पीटी फैक्ट जरूर पूछेगा एग्जाम में। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया इनको।
सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कहा जाता है। तो बहुत से सूरीनाम के जो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी कहानियाँ सूरीनाम के साथ हमारे बेहतर संबंध है, उसे और भी प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब बातें की गई है। चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, और जल्द ही हम एक मीटिंग रखने वाले हैं, हम और जसपाल सर आप लोगों के साथ, ताकि हम लोग बेहतर बेहतर चीज़ों को समझ सके, और जो प्लान यूपीएससी बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का है बेसिक उसको शेड्यूल बाय किया जा सके। तो यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, बीपीएससी जल्द ही आने वाली है। तो पीटी का तो टेस्ट आप लोग ओपन वहाँ दे ही सकते हैं, पर आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि आप उसका अधिकतम लाभ ले सकें। तो जल्द ही प्रोग्राम बनाते शेड्यूल आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।